औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से खैर व आफियत से होंगे। लेक्चर का आगाज़ करने से पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज हम मुताले पाकिस्तान के अपने लेक्चर नंबर 7 का आगाज़ करेंगे। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो लेक्चर है वो है नज़रिया पाकिस्तान और कायदे आज़म। तो इसमें हम देखते हैं कि कायदे आज़म ने किस तरह पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को मुख्तलिफ मुकामात पर अपने मुख्तलिफ खुतबात में पेश किया। सबसे पहले कायदे आज़म ने दो कौमी नज़रिए के हवाले से क्या फरमाया, हम उसको देख लेते हैं। और उन्होंने कौमियत की जो तारीफ़ की है उसको करते हुए कायदे आज़म ने कहा कि कौमियत की जो तारीफ़ भी हम करें, इस तारीफ़ की रूह से मुसलमान जो हैं वो एक अलग कौम है, वो इस बात का हक़ भी रखते हैं कि इनका एक अलग मुल्क होना चाहिए, ताकि वहाँ पर अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी रूहानी, अखलाकी, तमद्दनी, इक़्तिसादी, माशरती और सियासी ज़िंदगी की मुकम्मल नशोनुमा कर सकें। और इस मकसद के लिए जो तरीका वो अपनाना चाहें वो हक़ रखते हैं कि वो तरीका वो अपना सकें। कायदे आज़म ने 23 मार्च 1940 को जो क़रारदाद लाहौर हुई उस पर आपने खुतबा सदारत पेश किया। इस खुतबा सदारत में कायदे आज़म के जो अल्फाज थे वो कुछ इस तरह से थे कि हिंदू और मुसलमान दो अलहदा मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाली कौमें हैं जो मुख्तलिफ़ अकायद भी रखती हैं और मुख्तलिफ़ नज़रियात की अक्कासी भी करती हैं। इन दोनों अक़वाम के हीरोज़, रज़्मियाँ, कहानियाँ, वाक़यात एक दूसरे से इस कदर मुख्तलिफ़ हैं कि अगर हम इन्हें एक लड़ी में परो दें तो ये बरज़ग़ीर की तबाही और बर्बादी की सूरत में इसके नताइज हमारे सामने आते हैं, क्योंकि ये बराबरी की सतह पर नहीं है बल्कि एक तादाद में कम और दूसरी तादाद में ज़्यादा है। बरतानी हुकूमत के लिए यही बेहतर है कि दोनों कौमों के मफादात को मद्देनज़र रखते हुए बरज़ग़ीर की तकसीम का ऐलान कर दे, और ये ऐलान और ये फ़ैसला तारीख़ी और मजहबी लिहाज से एक अहम कदम होगा। उसके बाद कायदे आज़म ने 29 दिसंबर 1940 को अहमदाबाद में खुतबा देते हुए फरमाया कि पाकिस्तान सदियों से मौजूद रहा, शुमाल मगरिब मुसलमानों का वतन रहा है। इन इलाकों में मुसलमानों की आज़ाद रियासतें कायम होनी चाहिए ताकि वो इस्लामी शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। पाकिस्तान बनने के बाद कायदे आज़म ने अपनी पाकिस्तानी कौम को, मुसलमानों को ये कहा कि अब पाकिस्तान चूँकि बन चुका है, अब हमें जो है फ़िरका परस्ती से बिल्कुल अपने आप को दूर रखना है। हमें पंजाबी, सिंधी, बलोची और पठान के झगड़ों से बालातर होकर सोचना है। हम सिर्फ पाकिस्तानी और पाकिस्तानी सिर्फ पाकिस्तानी, हमारा फ़र्ज़ ये है पाकिस्तानी बनकर ज़िंदगी गुजारें। आपने अक़लियतों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ दिया और बराबरी के हकूक़ देने का ऐलान भी किया। यही इस्लाम की एक बुनियादी तालीम भी है। क्योंकि जब पाकिस्तान बन गया उसके बाद ज़रूरत इस बात की थी, जब पाकिस्तान बन गया उसके बाद जैसे मैंने आपको पहले बताया कायदे आज़म ने फ़िरका परस्ती से अपनी मुसलमान कौम को या मुसलमानों को दूर रहने की तलकीन की। उसके बाद किस तरह से मुल्क के इंतज़ाम व इंसराम को चलाना है, इस सिलसिले में आपने 11 अक्टूबर 1947 को हुकूमत पाकिस्तान के अफसरान से खिताब करते हुए फरमाया, हमारा नस्बुल ऐन ये है कि हम एक ऐसी मुमलिकत तख्लीक दें जहाँ हम आज़ाद इंसानों की तरह रह सकें, हमारी तहज़ीब व तमद्दुन की रोशनी में हम फले फूलें और जहाँ इस्लाम के माशरती असूल, इंसाफ के असूलों को उभारने का मौका मिले। हमें ऐसा जो है माहौल और ऐसा एक पाकिस्तान जो है वो कायम करना है। 1 जुलाई 1948 को कायदे आज़म ने स्टेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए फरमाया कि मगरिब का माशी निज़ाम इंसानियत के लिए नाकाबिले हल मसाइल जो है वो पैदा कर चुका है। ये लोगों के दरमियान इंसाफ कायम करने में नाकाम रहा है। हमें दुनिया के सामने मगरिब के माशी निज़ाम के बारे में जैसे कायदे आज़म ने कहा कि हमें दुनिया के सामने इससे मुख्तलिफ निज़ाम पेश करना है, एक ऐसा निज़ाम जो इस्लाम के सही तसव्वुर मुसावात और समाजी इंसाफ के असूलों के ऐन मुताबिक हो। ये जो सवाल अभी हमने बेटा पढ़ा या डिस्कस किया, ये जो है हमारे चैप्टर नंबर 1 का लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है, नज़रिया पाकिस्तान और कायदे आज़म। और बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सवाल जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने सवाल पे हेडिंग्स बनानी है, ठीक है। हेडिंग्स एक दफ़ा दोबारा मैं इसको गो थ्रू कर लेती हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए वो हेडिंग्स किस सूरत में होंगी। सबसे पहले जो है आपकी मेन हेडिंग आ जाती है, ठीक है, नज़रिया पाकिस्तान और कायदे आज़म, जो किताब पे रिटर्न है। जब आप रजिस्टर में इसको उतारेंगे नज़रिया पाकिस्तान और कायदे आज़म, ये हेडिंग आप ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद जो है पहला स्टार जो बना हुआ है इस पर जो है आप लिख लेंगे
جو پہلا سٹار ہے اس پہ آپ لکھ سکتے ہیں ہیڈنگ کے طور پہ پس منظر، اور جو دوسرا سٹار ہے جیسے میں نے 2 قومی نظریہ کو ہائی لائٹ کیا ہوا ہے، یہاں پہ آپ کی ہیڈنگ بن جائے گی قائد اعظم اور 2 قومی نظریہ۔ اس سے اگلا جو سٹار ہے اس پہ میں نے ہائی لائٹ کیا قرارداد لاہور، یہ آپ کی ہیڈنگ ہے، پہلے آپ اس کو ہیڈنگ کے طور پہ دیں گے، اس کے بعد آپ یہ پورا پیراگراف جو ہے ٹھیک ہے انورٹڈ کوماس میں جو کوٹیشن ہے یہ لکھیں گے۔ اگلے سٹار پہ آپ کی ہیڈنگ ہوگی احمد آباد میں خطبہ، ٹھیک ہے، پھر آپ یہ لکھیں گے۔ اس کے بعد کی ہیڈنگ پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم کا خطاب، پھر آپ یہ لکھیں گے کہ جو قائد اعظم نے فرقہ پرستی سے باز رہنے کے لیے ہمیں تلقین کی۔ اس کے بعد آ جائے گا افسران سے خطاب، اور لاسٹ میں جو ہوگا وہ ہے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے قائد اعظم نے کیا فرمایا۔ تو یہاں تک ہمارا لانگ کوسچن نمبر 4 جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔ جی بیٹا یہاں پہ ہمارا چیپٹر نمبر 1 جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آئیے اس کی ایکسرسائز کرتے ہیں۔ جی، قائد اعظم نے 1 جولائی 1948 کو اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ جی بیٹا اس کا جواب ہے 1 جولائی 1948 کو قائد اعظم نے اسٹیٹ بینک کا افتتاح کرتے ہوئے فرمایا مغرب کا معاشی نظام انسانیت کے لیے ناقابل حل مسائل پیدا کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہاں سے لے کر اور یہاں تک کہ ہمیں دنیا کے سامنے ایک ایسا جو ہے نظام پیش کرنا ہے جو اسلام کے صحیح تصور مساوات اور سماجی انصاف کے اصولوں پر مبنی ہو۔ یہاں سے یہاں تک اس کا آنسر ہے۔ 2 قومی نظریے سے کیا مراد ہے؟ جی اس کا جواب ہے، جی بیٹا اس کا جواب ہے کہ 2 قومی نظریے سے مراد یہ ہے کہ برصغیر پاک و ہند میں 2 بڑی قومیں ہندو اور مسلمان آباد ہیں۔ یہ دونوں قومیں صدیوں تک ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کے باوجود آپس میں گھل مل نہ سکیں۔ جی یہاں سے لے کر آپس میں گھل مل نہ سکیں یہاں تک شارٹ کوسچن نمبر 2 کا آنسر ہے۔ اس کو آپ مارک کر لیں، ٹھیک ہے جی، شارٹ کوسچن نمبر 2۔ جی بیٹا تیسرا سوال ہے نظریہ پاکستان کی تعریف بیان کریں۔ جی بیٹا نظریہ پاکستان کی تعریف جو ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہو ایک باکس کی صورت میں نے تینوں تعریفات جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی تعریف اس کی یہ بنتی ہے نظریہ پاکستان سے مراد ایک الگ خطہ زمین کا حصول ہے، یہاں سے لے کر اسلام کے روشن اصولوں کے تحت گزار سکے یہاں تک بیٹا۔ دوسری تعریف اسی طرح دوسرا جو سٹار بنا ہوا ہے طریقے پاکستان اور تعمیر پاکستان کے مجموعی تصور کو نظریہ پاکستان کہتے ہیں۔ اور تیسری جو یہ ہے نظریہ پاکستان وہ نظریاتی بنیاد ہے یہاں سے لے کر کے لیے جدوجہد کی تک، یعنی آپ کے سامنے 3 تعریفات یہاں پہ گیون ہے بیٹا نظریہ پاکستان کی، چونکہ انہوں نے تعریف پوچھی ہے آپ اس میں سے کوئی بھی ایک لکھ سکتے ہیں۔ یہ ہو گیا آپ کا شارٹ کوسچن نمبر 3 کا جواب۔ جی بیٹا شارٹ کوسچن نمبر 4 جو ہے عقیدہ رسالت کی تعریف کیجئے۔ جی عقیدہ رسالت کا مطلب، ٹھیک ہے جی، یہاں سے شروع ہوگا آپ کا جواب کہ تمام رسولوں پر ایمان لانا دائرہ اسلام میں آنے کے لیے لازم ہے کہ رسالت کو دل و جان سے تسلیم کیا جائے اور کسی اعتبار سے اس میں شک و شبہ نہ کیا جائے۔ قرآن مجید اور اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچا چشمہ ہدایت ماننا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری رسول ماننا اور آخری نبی ماننا ہے، اور یہی مان رکھنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا عقیدہ رسالت کا لازمی جزو ہے۔ جو اس کا انکار کرے وہ مسلمان نہیں۔ یہاں تک بیٹا آپ کا جو ہے اس شارٹ کوسچن کا آنسر ہے۔ جی بیٹا اگلا شارٹ کوسچن، ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کا مقصد کیا تھا؟ جی بیٹا اس سوال کا جو جواب ہے، ٹھیک ہے جی، جو میں نے ہائی لائٹ کیا کچھ تو اس میں موجود ہے، کچھ جو میں بتاؤں گی آپ اس کے اکارڈنگ اپنی کتاب پہ لکھ لیں گے، ٹھیک ہو گیا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی بنانے کا مقصد، اب ہندوستان میں جیسے ہم جانتے ہیں کہ انگریز جو ہیں وہ تاجر کے روپ میں آئے تھے، اس کا تذکرہ آپ نے کرنا نہیں ہے، صرف میں آپ کے انڈرسٹینڈنگ کے لیے بتا رہی ہوں۔ اس کے جواب میں آپ یہ لکھیں گے، اس کو لکھ لیجئے، ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کا مقصد ہندوستان، جو میں نے ہائی لائٹ کیا پھر آپ اس پہ آ جائیں گے۔ پہلے آپ سوال میں سے یہ لائن لیں گے کہ ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی قائم کرنے کا مقصد، تو پھر آپ اس میں کریں گے ہندوستان میں ایسی معاشی پالیسیاں بنانا جس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ خود انگریزوں کو ہو اور یہاں پہ جو مقامی آبادی ہے اس کا استحصال کرنا جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا مقصد تھا۔ ٹھیک ہو گیا، دوبارہ ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا مقصد مقامی آبادی یعنی مسلمانوں اور انگریزوں کا، مسلمانوں اور ہندوؤں کا استحصال کرنا اور ایسی پالیسیاں بنانا جس کا زیادہ سے زیادہ فائدہ خود انگریزوں کو حاصل ہو۔ اس طرح سے آپ نے اس کا جواب جو ہے وہ لکھنا ہے، اور اس کو آپ اپنی کتاب پہ بھی کہیں لکھ لیں پینسل سے، اس کے بعد آپ اپنے رجسٹر پہ اس کے جواب کو محفوظ کر لیں گے۔
जी बेटा ये शॉर्ट क्वेश्चन देखें। अब या फिर कभी नहीं, नाउ और नेवर के उन्वान से शोहर आफाक किताबचा कब और किसने जारी किया? ठीक हो गया। इसका जवाब ये है। जी बेटा इसका जवाब ये है। आप उसके जवाब में लिखेंगे जो मैंने पॉइंट्स मुख्तलिफ जो हाईलाइट किए हैं। शुरू आप इस तरह से करेंगे कि अब नहीं या कभी नहीं के नाम से, ठीक है जी, एक किताबचा 28 जनवरी 1933 को चौधरी रहमत अली ने जारी किया। ठीक है, दोबारा से सुन लीजिए। आप इस सवाल को थोड़ा सा रिफ्रेश करके खुद लिखेंगे। ठीक है बेटा, अब या फिर कभी नहीं, नाउ और नेवर के नाम से शोहरा आफाक किताबचा 28 जनवरी 1933 को चौधरी रहमत अली ने शाया किया। जी बेटा यहाँ पे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गए हैं। अब हम लॉन्ग क्वेश्चंस के जवाबात को मार्क कर लेते हैं। पहला लॉन्ग क्वेश्चन है, नजरिए के माखिज और अहमियत बयान करें। जी बेटा इसका जवाब है नजरिए के माखिज। ठीक है, इसमें आप जो है सारे माखिज नजरिए के लिखेंगे। नजरिए के सारे माखिज आप इसमें बयान करें बेटा। उसके बाद जो है नजरिए की अहमियत की हेडिंग भी आप इसमें लिखेंगे और यहाँ तक नजरिए की अहमियत का पूरा पैराग्राफ इसमें आएगा। और फिर यहाँ तक यही अनासर किसी भी नजरिए की अहमियत को उजागर करते हैं। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है। जी बेटा दूसरा सवाल हमारा है, नजरिया पाकिस्तान के अनासर की तफसील से वजाहत कीजिए। जी बेटा इसका जवाब लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 का, नजरिया पाकिस्तान के अनासर यानी एलिमेंट्स ऑफ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, यहाँ से शुरू होकर आप इसमें सारे नजरियात के हवाले से लिखेंगे, अकायद लिखेंगे सारा बेटा। इसमें मुकम्मल तौर पे सारे अकीदों के बारे में लिखेंगे। उसके बाद आ जाएगा बेटा इसमें इबादत, ठीक है, कानून की हुक्मरानी आगे, ठीक है। चौथा पॉइंट आ जाएगा बेटा अखुवत व मुसावात। फिर आप 5वां पॉइंट अदल व इंसाफ, ठीक है। यहाँ तक अदल इंसाफ तक पूरा ये 5 पॉइंट है बेटा। इनको डिटेल में आप लिखेंगे। इट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ये बहुत ही अहम सवाल है। यहाँ तक कानून की बालादस्ती से मौशा दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करता है। दिस लॉन्ग क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। ठीक है, आप इसकी सारी तफसीलात को बखूबी याद कीजिए। अगला हमारा लॉन्ग क्वेश्चन है, इल्हाम इकबाल के इरशादात की रोशनी में नजरिया पाकिस्तान की वजाहत कीजिए। जी बेटा नजरिया पाकिस्तान और इल्हाम इकबाल, यहाँ से ये शुरू होगा जहाँ पे येलो टिक आप देख रहे हैं, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है जी। उसी पेज पे यहाँ तक इख्तिताम पजीर होता है। लेकिन बेटा ये बहुत कम मटेरियल है, आपने इसको हेडिंग्स की सूरत में लिखना है और आप इसको यूनिक नोट्स में से याद कीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर बोर्ड के पेपर्स में भी आता है और स्कूल के पेपर्स में भी दिया जाता है। तो आपने इसको यूनिक के नोट्स में से बहुत अच्छे अंदाज में याद करना है। जी बेटा अगला लॉन्ग क्वेश्चन, कायदे आज़म के इरशादात की रोशनी में नजरिया पाकिस्तान का अहाता कीजिए। जी बेटा नजरिया पाकिस्तान और कायदे आज़म बेटा यहाँ से लेकर, ठीक है जी, इसका जवाब जो है वो जहाँ पे ये चैप्टर मुकम्मल होता है, एंड होता है, वहाँ तक इसका जवाब है। या मबनी हो, समाजी इंसाफ के असूलों पर मबनी हो, यहाँ तक इसका जवाब है बेटा। आप इसमें से हेडिंग्स, जैसे मैंने जब आपको लेक्चर दिया मैंने हेडिंग्स बनवा दी थी, आप इसको इसी में से किताब के ऊपर ही हेडिंग बना के इस तरह से इसको याद करें। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी बेटा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बरज़ग़ीर में इस्लाम की बुनियादी इक़दार और समाजी और सकाफ़ती हवाले से नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत कीजिए। जी बेटा इसका जवाब है, हिंदुस्तान में इस्लामी दौर हुकूमत में इस्लाम की बुनियादी इक़दार और समाजी सकाफ़ती हवाले से नज़रिया पाकिस्तान की वजाहत। तो यहाँ से आप इसका जवाब शुरू करेंगे। इसमें इस्लामी इक़दार वाली हेडिंग आएगी और उसके बाद बेटा ये मुसलमान मुसल्लिहीन के बारे में, ठीक है। इन्होंने चूंकि यहाँ पूछा नहीं है, आप ये हेडिंग यहाँ ना लिखिए, ठीक है, इसमें ये हेडिंग नहीं आएगी। उसके बाद ऊपर वाली आ जाएगी, बरसग़ीर के मुसलमानों के माशरती और सकाफ़ती हालात बयान करें। ये सारे आप बयान करेंगे, ठीक है। इसको तफसील के साथ आप सारा ही बयान करते हुए यहाँ तक जहाँ पे मैंने टिक लगाया, यही तसव्वुर जो है नज़रिया पाकिस्तान कहलाया, यहाँ तक। बेटा दोबारा से मैं ये एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। मुस्लिम रिफॉर्मर्स, ये पूरा पैराग्राफ इसमें नहीं लिखेंगे आप, ठीक है, क्योंकि सवाल का जवाब जो है हमने जब भी लिखना है बेटे, हमने सवाल को देखना है कि सवाल में पूछा किस तरह से गया है। आप उन्हीं बातों का तस्करा जवाब में करेंगे। चूँकि उन्होंने मुस्लिम रिफॉर्मर्स के बारे में नहीं पूछा तो आप इसके जवाब में इसका तस्करा नहीं करेंगे। इसके जवाब में 2 बुनियादी बातें पूछी गई, इसमें इस्लाम की बुनियादी इक़दार हैं और समाजी और सकाफ़ती हवाले से नज़रिया पाकिस्तान है। तो आपने सिर्फ यही बयान करनी है। 2 मेन हेडिंग्स और पॉइंट्स जो हैं ये आप इसमें बयान कर देंगे। ठीक हो गया यहाँ तक।
بیٹا لانگ کوشچن نمبر 6 ہے، دو قومی نظریے کی وضاحت کریں۔ جی بیٹا دو قومی نظریے کی ابتدا اور ارتقاء جو ہے یہ اس کا جواب ہے، یہاں سے یہ شروع ہوگا، ٹھیک ہے۔ دو قومی نظریہ سے آپ شروع کریں گے، اس کے بعد دو قومی نظریہ بر صغیر پاک و ہند میں یہ آئے گا پیراگراف، پھر اس کے بعد آپ سے سید احمد خان اور دو قومی نظریہ، اور پھر اس سے آگے چودھری رحمت علی اور دو قومی نظریہ جو ہے مکمل یہاں تک، یعنی مشترکہ قومیت کا تصور پیدا نہ ہو سکا، یہاں تک اس کا جواب ہے۔ جی بیٹا اب ہمارا جو ہے باب نمبر 1 اس کی تمام ایکسرسائز ہم نے آج سالو کر لی۔ اس میں بیٹا لانگ کوشچن تو میرا خیال آپ نے ساتھ ساتھ ہی اپنے رجسٹر پہ لکھے ہیں اور یاد بھی کیے ہیں، تو آج آپ کا ہوم ٹاسک یہ ہے کہ آپ نے جو مختصر جوابات ہیں بیٹا ان کو بھی اپنے رجسٹر پہ لکھنا ہے خوش خط، اور ان کو یاد بھی کرنا ہے، اور اس کے ساتھ میں نے آپ کو جو ہوم ورک ٹاسک ایک اور دیا وہ تھا خالی جگہ پر کرے اور کالم بنائے، اس کو بھی آپ نے اپنے رجسٹرز پہ بہت اچھے انداز میں کر لینا ہے، بلکہ اس کو آپ کتاب پہ کریں تو اٹ از ویل، اس کو آپ کتاب پہ کر لیں، لیکن شارٹ کوسچنز آپ رجسٹر پہ کریں گے اور اچھے انداز میں اس کو یاد بھی کریں گے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔